नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। हम लोग कक्षा 8वीं के पहले पाठ सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। सजीवों का अध्ययन करते समय हमें सबसे पहले मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सजीव क्या है। सजीव वो हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, जनन, उत्सर्जन, गमन, भोजन, पाचन, ये सभी सजीव होने का प्रमाण है। जीते जी न मरें, ऐसा अध्यात्म में भी कहा गया है। तो इसमें एक प्रश्न उठाया गया है, सजीवों के वर्गीकरण का कौन सा पदानुक्रम है। तो पदानुक्रम मतलब किस हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है पदानुक्रम में जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, वर्ग या क्लास, और कुल, फैमिली, वंश, जीनस, और जाति, ये उसके पदानुक्रम है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि सजीवों को पहचानने की जो द्विनाम पद्धति है उपयोग में लाई जाती है, तो उसकी खोज किसने किया था। तो 7वीं में भी आपने पढ़ा है कि कार्ल लिनियस ने किया था, जिन्होंने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था। उसमें पहला वंश को दर्शाता है, दूसरा जाति को दर्शाता है। द्विनाम पद्धति में नाम लिखते समय पदानुक्रम के अनुसार सर्वप्रथम हम किसका उपयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हम वंश और जाति का विचार करते हैं। इस पर विचार करने के बाद ही सर्वप्रथम किसी सजीव का वंश और उसके बाद सजीव की जाति को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण के इतिहास को हम देखें तो कार्ल लिनियस ने वनस्पति और प्राणी के वर्गीकरण के बारे में दिया। हेकेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटिस्टा वनस्पति और प्राणी के बारे में अध्ययन करके बताया। चेटन नामक वैज्ञानिक थे, वो आदि केंद्र की, दृश्य केंद्रकी के बारे में 1925 में हमें बताया था। और कोपलैंड जो थे वह 1938 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी के बारे में बताए थे। लेकिन 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर आए, जिन्होंने पंच जगत पद्धति बताई हमें, जिसका उन्होंने नाम दिया, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा वनस्पति और पांचवा प्राणी। इस प्रकार से उन्होंने अनेक व्हिटेकर ने वर्गीकरण किया और उसका निष्कर्ष इस प्रकार से हमें बताया। इसके बाद जैव विविधता और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखा जाए तो पिछली कक्षा में अर्थात 7वीं में हम लोगों ने पढ़ा है कि भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण, संरक्षण, ऐसे विभिन्न कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। जो अनुकूल कर लेता है अपने आप को जीवित कर लेता है। वर्तमान में आप कोविड-19 सॉर्स वायरस के बारे में, जो ये संक्रामक रोग फैल रहा है पूरे विश्व में, उससे सभी लोग जो अनुकूलन कर लिए हैं वह कर रहे हैं, वो जीवित हैं। जो अनुकूलन नहीं कर पाते उसमें विभिन्न बदलाव होकर के अंत में बदलाव हो गए तो वो जीवित रहेंगे। हमारे देश में 2011 में गणना हुई थी, उसके अनुसार पृथ्वी पर ज़मीन और समुद्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलकर देखा गया 87,10,870,00,000 प्रजातियां जो है ज्ञात हुई। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना चाहिए। एक साथ सबका अध्ययन नहीं हो सकता। ऐसी आवश्यकता वैज्ञानिकों को महसूस हुई। सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं को और विभिन्नताओं को, यह दो को ध्यान में रखते हुए समूह और उपसमूह बनाया गया। सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम जैविक वर्गीकरण कहते हैं। तो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, जन्म 1920 और मृत्यु 1980 में, ये इनका
इतिहास देखें तो ये अमेरिकन परिस्थिति विज्ञान शास्त्री थे, इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1969 में सजीवों का वर्गीकरण 5 समूह में किया था, जैसा हमने पहले नाम लिया था। लेकिन वर्गीकरण करने के पहले उन्होंने कुछ मापदंड निर्धारित किए, किस आधार पर उन्हें वर्गीकरण किया जाए। तो उन्होंने पहला बताया कि जो मापदंड होंगे, आधार जो होंगे, वह होगा कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता कि वह कोशिका आदि केंद्र की प्रकार की है कि दृश्य केंद्र की प्रकार की है। दूसरा उन्होंने मापदंड लिया सजीवों के प्रकार और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो एक कोशी हैं या बहुकोशी हैं। तीसरा उन्होंने आधार लिया पोषण का प्रकार। पोषण के प्रकार में उन्होंने यह देखा कि वह स्वयं बना लेते हैं भोजन कि नहीं बना लेते हैं। स्वयं बना लेते हैं उसे उन्होंने स्वयं पोषी वनस्पति में वर्गीकृत किया। जो स्वयं भोजन नहीं बनाते उन्हें परपोषी कहा। वनस्पतियों में जैसे कवक जो मृत अवशेषों से अन्न शोषण करके जीवित रहते हैं। और दूसरा जो उन्होंने परपोषी प्राणियों को भी देखा जो भक्षण की क्रिया करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते। चौथा आधार उन्होंने जीवन शैली लाइफ स्टाइल को चुना कि वो उत्पादक वनस्पति हैं, भक्षक प्राणी हैं या विघटक कवक हैं। यह जीवन शैली देखा कि कैसे वो खाते पीते हैं, उत्पादन करते हैं। पांचवा उन्होंने देखा वंशावली का संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा। आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की, एक कोशी से बहुकोश की कैसे विकसित हुए, उसके आधार को चुना। इस प्रकार संक्षेप में उन्होंने वर्गीकृत किया कि सजीव 2 प्रकार के होते हैं, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की। और फिर आदि केंद्र की में एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकों को जगत मोनेरा में रखा। और दृश्य केंद्र की 2 प्रकार के, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकों को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा और बहुकोशिकी को उन्होंने 3 हिस्से में बांटा। पहला जो कवक का, जिस कवक कौन है, कोशिका भित्ति वाले सजीव वनस्पति जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, अर्थात भोजन नहीं बना पाते, उनके शरीर में पर्णहरिम हरित लवक नहीं पाया जाता, इस कारण से। दूसरा वनस्पति का समूह जो उन्होंने बनाया उसमें कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण करने वाले वनस्पतियों को रखा। ये चौथा जगत उन्होंने बनाया। पांचवा जगत उन्होंने बनाया वो प्राणियों का बनाया जो कोशिका भित्ति विहीन थी। इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया। और मोनेरा जगत के बारे में आप जानना चाहेंगे कि मोनेरा जगत में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसको अगर अध्ययन करना हो तो बहुत ही सरल है। एक कांच पट्टी ले लो साफ, उस पर दही या छाछ की छोटी सी बूंद ले लो और थोड़ा पानी डालकर मिला दो। धीरे धीरे उस पर कवर स्लिप इस प्रकार से रखो कि उसमें वायु न प्रवेश करें। फिर प्रयोगशाला में जाकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे कांच पट्टी का निरीक्षण करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा उसमें हलचल करने वाले बिल्कुल छोटे तिनके जैसे सूक्ष्म जीव होंगे, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, सिंगुलर है लैक्टोबैसिलस। तो ये जीवाणु मोनेरा जगत के और भी विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं जिन्हें हम चित्र से समझ सकते हैं। ये मोनेरा जगत के विविध सजीव हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसको देखने के बाद इस आधार पर जो अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी के नीचे, तो उन्होंने देखा कि सभी प्रकार के जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी इसी समूह में आते हैं, इसी जगत में आते हैं। उनकी कॉमन विशेषताएं सबकी क्या है जो सब में पाई जाती है। पहला है ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वो स्वयं पोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। स्वयं पोषी का मतलब जो हरित लवक की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सब अपना भोजन बना लें, किसी अन्य पर निर्भर न हो, उसे स्वयं पोषी कहा गया। परपोषी वो सूक्ष्मजीव हैं जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। उसका सबसे विशेष कारण है कि उसमें हरित लवक का या पर्णहरिम का अभाव होता है। तीसरी विशेषता उन्होंने बताया आदि केंद्र की होते हैं। आदि केंद्र की कौन, जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक बिल्कुल नहीं पाए जाते, मतलब केंद्रक पाए जाते हैं लेकिन आवरण युक्त नहीं पाए जाते हैं।
दूसरा जगत उन्होंने जो बताया प्रोटिस्टा, इसके अध्ययन करने के लिए किसी डबरा या छोटा गड्ढा हो, उसमें पानी की एक बूंद ले लो, कांच पट्टी पर रख दो, सूक्ष्मदर्शी के नीचे यदि उसके रख कर निरीक्षण करोगे तो कुछ अनिश्चित आकार वाले के सूक्ष्मजीव हलचल करते हुए दिखाई देंगे, जैसे अमीबा। आपने इसके पहले चित्र में देखा था कि अमीबा जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो उसकी क्या प्रोटिस्टा की विशेषताएं हैं? तो नंबर 1, वैज्ञानिकों ने हमें बताया प्रोटिस्टा जगत की सजीव कोशिकाएं जो होती हैं एक कोशिकी होती हैं, अर्थात उनका शरीर एक कोशिका का बना होता है और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। इसके पहले मोनेरा में हमने देखा कि आवरण युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पर प्रचलन के लिए अमीबा में कूटपाद या सूडोपोडिया होता है। कूट मतलब झूठा, पाद मतलब पैर, झूठा पैर जैसी रचना, जो पैर जैसा काम तो करता है लेकिन पैर के अंदर की जो रचना होती है वो ऐसा होता नहीं। और कुछ प्राणियों में बाल जैसे रोमक या कसाबिकाएँ होती हैं, जैसे युगलिना में। तो आप इसमें प्रोटिस्टा में कुछ तीसरी विशेषता अगर देखें तो कुछ वनस्पतियां जो ऐसी होती हैं, प्राणी जो ऐसे होते हैं, जो युगलिना जैसे है वो स्वयं पोषी होता है, वॉलवॉक्स है, कोशिका में उसके हरित लोक होते हैं, अर्थात वो भोजन स्वयं बना सकते हैं। कुछ परपोषी होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। उसका प्रमुख कारण है कि उनमें हरित लवक का अभाव होता है। तीसरा जगत उन्होंने कवक बताया। आपके घर में कभी ब्रेड या रोटी का टुकड़ा पड़ा हो तो उसे पानी में भिगो दो, किसी डिबिया में ढककर रख दो, 2-3 दिन बाद उसे खोलो और उस टुकड़े पर कपास के जैसे सफ़ेद तंतुओं की वृद्धि तुम्हें दिखाई देगी। उसमें से कुछ तंतुओं की वृद्धि को अगर देखना हो तो आप उसका निरीक्षण करो सूक्ष्मदर्शी के नीचे, तो इस प्रकार के तुम्हें ये है म्यूकर का चित्र, कवक का चित्र, ऐसा जो है आपको दिखाई देगा। तो बच्चों, इस चित्र के आधार पर जो है तीसरा जो जगत हमने कवक पढ़ा, उसमें कवक की क्या क्या विशेषताएं हैं। कवक जगत में पहली विशेषता है कि ये परपोषी होते हैं, भोजन निर्माण नहीं कर सकते, असंश्लेषित हैं, निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्य सजीव जो इसके होते हैं, दूसरी विशेषता मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर, मरे हुए पदार्थों पर उगते हैं। सड़े गले पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्राणी या वनस्पति जो मृत होते हैं या जीवित होते हैं उस पर भी ये उग जाते हैं। कवकों की तीसरी विशेषता है कि कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। उस काइटिन क्या होता